तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 फर्स्ट दिसंबर थर्ड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। काफ़ी सारे प्रश्न हमको जीके जीएस करंट अफेयर के मिल चुके हैं। हर एक प्रश्न के बारे में आपको हम डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ में यह जो वीडियो है वो आपके एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 भी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है एसएससी जीडी का आपका एग्जाम बहुत जल्द ही आने वाला है। और एसएससी जीडी में जितने भी प्रश्न दिल्ली पुलिस में आए हैं ये सारे प्रश्न आपके एसएससी जीडी में रिपीट होने वाले हैं, क्योंकि दोनों एग्जाम एक ही कंपनी के द्वारा कराए जाने वाले हैं। ठीक है, तो जितने प्रश्न आपके दिल्ली पुलिस में आए हैं उन सभी प्रश्नों को लेकर के हम आपका एक प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं। फिलहाल ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इसके बाद में जो भी प्रैक्टिस सेट आएंगे, अब तक जितने प्रश्न आपके पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को लेकर के हम प्रैक्टिस सेट तैयार करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज जीके जीएस करंट अफेयर में क्या क्या पूछा गया है। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कालिदास सम्मान किस राज्य से संबंधित है। आज मध्य प्रदेश के 2 से 3 से 4 प्रश्न एमपी से रिलेटेड आए हैं इस शिफ्ट में। तो मध्य प्रदेश से संबंधित है कालिदास सम्मान। चलिए इस प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए, तो भारतीय राज्य मध्य प्रदेश प्रतिवर्ष कालिदास सम्मान प्रदान करता है, जो कला के लिए एक पुरस्कार है। यह सम्मान प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय संस्कृत लेखक कालिदास के नाम पर है। 1980 में सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई थी। 1980 में सबसे पहली बार कालिदास सम्मान दिया गया था। अगली किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो एमपी के जितने भी पुरस्कार हैं आप एक बार उनको देख करके जरूर जाइए, क्योंकि एमपी से आज 2-3 प्रश्न पूछे हैं तो अगली शिफ्ट में भी मध्य प्रदेश से प्रश्न पूछे जाएंगे, विशेषकर जो सम्मान आने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, रक्तचाप को किससे मापा जाता है। तो रक्तचाप को स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। चलिए इस प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी देने से पहले आपको बता दें, जैसा कि आपको पता है एसएससी जीडी का आपका एग्जाम आने वाला है, तो एसएससी जीडी की आने वाली वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए चक्षु प्रकाशन के द्वारा बहुत ही बेहतरीन किताब निकाली गई है कांस्टेबल जीडी के लिए। एक तरह की यह स्टडी गाइड है। इसमें आपको मिलेंगे 2800 बहुविकल्पी प्रश्न, 5 सॉल्व पेपर और जितने भी सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक को यहाँ पर कवर किया गया है, डिटेल में आपको समझाया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना हर एक सब्जेक्ट क्लियर कीजिए। इसके साथ ही साथ में एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट भी इनके द्वारा निकाला गया है, तो यहाँ से अपने सब्जेक्ट क्लियर कीजिए और यहाँ से अपनी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, मैं यही कहूँगा कि आप ये दोनों बुक मंगा लीजिए। दोनों बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप अमेजन या फ्लिपकार्ट किसी से भी इन किताबों को मंगा सकते हैं और कम समय में कम दाम में अपनी एसएससी जीडी की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी तैयारी करके एक सीट अपनी पक्की कर सकते हैं एसएससी जीडी के एग्जाम में। तो दोनों किताबें आप मंगा लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, देखिए, जो रक्तचाप को मापने वाला यंत्र होता है उसे हम हिंदी में रक्तचाप मापी कहते हैं और इंग्लिश में स्फिग्नोमैनोमीटर इसको कहा जाता है। ठीक है, ये साइंस से आपका प्रश्न पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी के कितने प्रतिशत जल का उपयोग आंध्र प्रदेश के द्वारा किया जाता है। तो आंध्र प्रदेश के द्वारा कुल 66% जो जल है उसका उपयोग किया जाता है। अब ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बड़ा विवाद रहता है कृष्णा नदी को लेकर के, तो 66% जल जो है आंध्र प्रदेश के द्वारा यूज किया जाएगा। देखिए, कृष्णा का 66% पानी आंध्र प्रदेश का है और 34% पानी जो है वो तेलंगाना राज्य के द्वारा यूज में लाया जाता है। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि अलमाटी बांध किस नदी पर है। तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, नरोरा परमाणु संयंत्र कहां पर स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में स्थित है नरोरा परमाणु संयंत्र। यह प्रश्न कई बार एसएससी में भी पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को हम अपने प्रैक्टिस सेट में जरूर कवर करेंगे, क्योंकि लगातार पूछे जाते रहते हैं। तो नरोरा परमाणु स्टेशन उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित है, जिसमें 220 मेगावाट की 2 इकाइयां काम करती हैं। ठीक है ना, तो 220 मेगावाट का यह संयंत्र है आपका नरोरा परमाणु संयंत्र उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में प्रिय पशु कौन सा था। सही आंसर है गाय। गाय जो है वो शुरू से ही वेदों के समय से ही हम बात करते हैं, तो वेदों के समय आर्यों का प्रिय पशु गोवंश यानी कि गाय हुआ करता था। गाय को उनके लिए प्राणों की रक्षा करने वाला एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता था। ठीक है, एक प्रश्न पूछा जाता है आपके प्राचीन इतिहास से कि अघन्या किसे कहा जाता है। अघन्या, अघन्या गाय को ही कहा जाता है। ठीक है ना, अघन्या गाय को कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है ना मारने योग्य। ये भी पूछा गया कि अघन्या का अर्थ क्या है, तो अघन्या का अर्थ है ना मारने योग्य। अगला प्रश्न है, चेतन भगत की एक पुस्तक पूछी गई थी कि इनमें से कौन सी किताब चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है। तो अब ये तो ऑप्शन तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन चेतन भगत की कुछ महत्वपूर्ण किताबें आपको बता देते हैं। देखिए, मेरे जीवन की 3 गलतियां, मानी 3 मिस्टेक ऑफ माय लाइफ, ये इसका इंग्लिश वर्जन है, 2008 में लॉन्च की गई थी। उसके बाद 2 स्टेट्स, ये आपकी 2009 में, रिवॉल्यूशन 2020 में और हाफ गर्लफ्रेंड 2014 में। ज़्यादातर इन 4-5 किताबों में से ही आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये चेतन भगत की प्रमुख किताबें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, परिवार नियोजन किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। तो तीसरी चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है परिवार नियोजन को शुरू किया गया था। देखिए, तो तीसरी योजना का प्राथमिक लक्ष्य भारत को आत्मनिर्भर
आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना था। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद से ही जनसंख्या वृद्धि को स्थिर करने के उपाय के रूप में परिवार नियोजन को अपनाया गया। ठीक है, अगर आपको चौथी पंचवर्षीय योजना ऑप्शन में दिया है और तीसरी चौथी नहीं दिया है तो आपको चौथी ही लगानी है। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय तीसरी पंचवर्षीय योजना के लास्ट में इसको शुरू किया गया था और चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस यही था, परिवार नियोजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, देखो तो वह मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद मूल रूप से एक तुर्की गुलाम था। वह हिंदुस्तान का मालिक बन गया और 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की। उसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनने जो है लाखों का दान किया था, इसलिए इन्हें लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। और इसका गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? तो इल्तुतमिश। ये प्रश्न भी आपके दिल्ली पुलिस में पूछा गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था, फिर गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं? तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है क्योंकि मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था। ठीक है, और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 21 का संबंध जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा से संबंधित है, आपका आर्टिकल 21। ठीक है, देखिए देखो तो अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। यह जाति या लिंग के बावजूद सभी व्यक्तियों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है। ठीक है, तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है आपका आर्टिकल 21। ठीक है, अगला प्रश्न है, सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य से है? ये आपका तीसरी चौथी बार लगभग रिपीट हुआ है। तो भरतनाट्यम से संबंधित है सोनल मानसिंह। अब ये जितने प्रश्न आपके रिपीट हो रहे हैं ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इनको हम एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट में जरूर लेंगे क्योंकि यही जो प्रैक्टिस सेट होगा वो आपको और मजबूती देगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो भरतनाट्यम और ओडिसी दो नृत्य इनके द्वारा किया जाता है। तो सोनल मानसिंह एक भारतीय शास्त्रीय नृतक और भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली के गुरु हैं। ठीक है, जो अन्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य की नृत्यों में भी है ये कुशल माने जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से भरतनाट्यम और ओडिसी के यह गुरु हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना किस राज्य की है? तो यह झारखंड राज्य की योजना है, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। देखिए, राज्य सरकार ने इसमें 3000 करोड़ की राशि वितरित करने का फैसला किया है। 10 अगस्त 2023 से मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का शुभारंभ हुआ। पहले चरण में 15 लाख किसानों को इसका लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि उपलब्ध कराई जाएगी। यह आपका करंट अफेयर का प्रश्न है क्योंकि 10 अगस्त को ही यह योजना लॉन्च की गई है, इसलिए यह प्रश्न आपका पूछ लिया गया है। ठीक है, तो झारखंड की है यह योजना। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन किया गया था। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका गठन कैबिनेट मिशन 1946 की योजनाओं के तहत हुआ था और इसके लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर जोर दिया था। पहली बैठक से ही मुस्लिम लीग इसका बहिष्कार करना शुरू कर दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, विवेक एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो बड़ी सिंपल सा प्रश्न है ये भी आपका, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। ठीक है, सबसे उत्तरी छोर से सबसे दक्षिणी छोर तक जाती है कौन? विवेक एक्सप्रेस। सबसे लंबी दूरी की भी यह ट्रेन है। देखिए, तो यह ट्रेन असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाती है। यह भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है, यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? यह भी आपका तीसरी चौथी बार प्रश्न पूछा गया है। तो केरल राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है और सबसे कम बिहार की है। देखिए, तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ की तरफ से जारी साक्षरता पर एक रिपोर्ट में 96.2% साक्षरता के साथ केरल एक बार फिर देश में सबसे साक्षर राज्य बन गया है, जबकि बिहार 61.4% की साक्षरता दर के साथ में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है। यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, ललन फकीर का संबंध किस नृत्य से है? तो बॉल नृत्य से संबंधित है। बॉल नाम का जो नृत्य है वो ललन फकीर के द्वारा किया जाता है। अब ये कहाँ पर होता है आइए देख लेते हैं। तो पौराणिक ललन फकीर बॉल से जुड़े हुए हैं। यह एक लोक संगीत परंपरा है जो पश्चिम बंगाल राज्य की मूल निवासी। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में यह लोकगीत जो है गाया जाता है बॉल नाम का। इसमें तंत्र, सूफीवाद, वैष्णववाद और बौद्ध धर्म के तत्व शामिल रहते हैं। ठीक है, तो बॉल से संबंधित है ललन फकीर। अगला प्रश्न फिर से एमपी से पूछा गया है, लक्ष्मीबाई शारीरिक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है लक्ष्मीबाई शारीरिक प्रशिक्षण संस्थान। स्थापना कब की गई थी आइए देख लेते हैं। तो लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर की स्थापना शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा की गई थी। यह अगस्त 1957 में लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के रूप में स्थापित किया गया था और
यह जो है अभी भी मतलब स्थापित है, अभी भी यह चल रहा है, ठीक है ना। अभी भी ये पूर्ण रूप से कार्य कर रहा है। अब इसका नाम LNUP हो गया है, ठीक है। तो ये आपका लक्ष्मीबाई जो आपका यूनिवर्सिटी है, ये कहाँ पर है, तो ये ग्वालियर में स्थित है और ये फिजिकल एजुकेशन की यूनिवर्सिटी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में बहने वाली गर्म हवाओं को किस नाम से जाना जाता है, तो लू के नाम से जाना जाता है, जो उत्तरी भारत में गर्म हवाएं बहती हैं। देखिए, उत्तरी भारत में गर्मियों में उत्तर पूर्व तथा पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली धूल भरी प्रचंड उष्ण तथा शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। इस तरह की हवा मई तथा जून में चलती हैं। तो उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा ये हवाएं चलती हैं लू, ठीक है। और ये दोपहर के समय में ये हवाएं चलती हैं मई तथा जून में। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है आपका, USSR यानी कि रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। देखिए, मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से प्रेरित है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4A में इसको शामिल किया गया था, मूल कर्तव्यों को, ठीक है। ये मूल कर्तव्य वाला प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, पुणे सार्वजनिक सभा कब स्थापित की गई थी, तो 2 अप्रैल 1870 को पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। अब ये क्या थी, आइए देखते हैं। तो पुणे सार्वजनिक सभा ब्रिटिश भारत का एक सामाजिक संगठन था, जो भारत की सरकार और लोगों के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करने और किसानों के कानूनी अधिकारों को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, ठीक है। यह 2 अप्रैल 1870 को इसकी शुरुआत की गई थी, पुणे सार्वजनिक सभा की। अगला प्रश्न है, जब गेंदबाज द्वारा फेंकी गई गेंद पर जो आपकी जब गेंदबाज द्वारा फेंकी गई गेंद पैरों पर, ठीक है, कहाँ पर, पैरों पर, पैरों की उंगलियों पर लगती है, तो ऐसी गेंद को हम क्या कहते हैं। यानी कि जब बल्लेबाज खेल रहा हो, गेंदबाज बॉल फेंके तो वो सीधे पैरों की उंगलियों पर लगती है बल्लेबाज के, तो हम ऐसी गेंद को क्या कहते हैं। यानी कुल मिलाकर के आपसे पूछा गया है कि यॉर्कर गेंद का संबंध किस खेल से है, तो ये आपका, इसको हम यॉर्कर गेंद कहते हैं। देखिए, यॉर्कर को सभी गेंदों का राजा कहा जाता है। यह तब होता है जब गेंद सीधे बल्लेबाज के पैरों पर गिरती है और इसे हिट करना बेहद ही कठिन हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी गेंद को हम यॉर्कर कहते हैं और इसका प्रयोग क्रिकेट खेल में किया जाता है। आमार सोनार बांग्ला की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो आमार सोनार बांग्ला की रचना गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी, बस सहयोग आपका चाहिए। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक भी अगर आपने नहीं लाइक किया तो नीचे देखिए लाइक का बटन दिख रहा होगा, उस लाइक के बटन को दबा दीजिए। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो यहाँ पर आपको लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको भी आपको दबा देना है, ठीक है। देखिए, आमार सोनार बांग्ला, जिसका हिंदी अर्थ है मेरे सोने का बंगाल या मेरे सोने जैसा बंगाल, बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, जिसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था और यह बांग्ला भाषा में लिखा गया है। इसकी रचना कब की गई थी, जब बंगाल का विभाजन किया जा रहा था, उस समय उस विभाजन की दर्द को कम करने के लिए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा यह लिखा गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, कल्हड़ की राजतरंगड़ी में किसका वर्णन किया गया है, तो सबको पता है कल्हड़ की राजतरंगड़ी स्पेशली कश्मीर के इतिहास के ऊपर लिखी गई है। देखिए, तो राजतरंगड़ी कल्हड़ द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। राजतरंगड़ी का शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी, जिसका भावार्थ है राजाओं का इतिहास या समय प्रवाह। यह कविता के रूप में है। इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है, जो महाभारत काल से आरंभ होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ने के लिए इंदिरा गांधी ने कौन सी समिति बनाई थी, तो अभी हम आपको बता कर आए हैं, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का निर्माण किया गया था मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने के लिए। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति भारत में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, ठीक है। अगला प्रश्न थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया है, जितनी बरसात जैसलमेर में 10 वर्षों में होती है, उतनी वर्षा कहाँ पर एक दिन में हो जाती है, तो वो आपका चेरापूंजी है, ठीक है। तो चेरापूंजी में काफ़ी वर्षा होती है, जितनी जैसलमेर में 10 वर्षों में होगी, उतनी चेरापूंजी में एक ही दिन में हो जाती है। देखिए, इस क्षेत्र में सर्वाधिक बारिश के लिए यहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ जिम्मेदार हैं। चेरापूंजी 4,869 फुट की ऊंचाई पर खासी हिल्स के दक्षिणी पठार पर स्थित है, जहाँ मानसूनी हवाओं का हर समय जोर बना रहता है। ऐसा है चेरापूंजी, ठीक है। यहाँ पर हवाएं जैसे ही आती हैं तो ये इसी में फंस करके रह जाती हैं, इस वजह से यहीं पर बारिश करती रहती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात कंप्यूटर की करते हैं, तो कंप्यूटर में कोई खास परिवर्तन नहीं है, वही MS वर्ड से आपके 4 क्वेश्चन है, शॉर्टकट की के 2 प्रश्न हैं, दोनों को मिलाकर के लगभग 8 प्रश्न और 1 प्रश्न आपका ईमेल से पूछा गया है, तो 10 प्रश्न आपके कंप्यूटर के हैं। रीजनिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा वही पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग आ रहा है, 3 से 4 प्रश्न, दर्पण प्रतिबिंब 2 प्रश्न, समुच्चय का 1 प्रश्न, कोडिंग डिकोडिंग के 2 प्रश्न, आकृति के 3 प्रश्न, छिपी आकृति का 1, नंबर सीरीज के 2 प्रश्न, अल्फाबेट सीरीज के 2 प्रश्न, कथन निष्कर्ष का 1। आज डाइस का कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया है थर्ड शिफ्ट में। फिगर काउंटिंग का 1 प्रश्न आया है, सिटिंग अरेंजमेंट का 1 और सिटिंग अरेंजमेंट भी आज नहीं पूछा गया, ठीक है। वेन डायग्राम का 1 प्रश्न आज पूछा गया था।
मैथ की बात करते हैं, टाइम एंड वर्क का एक प्रश्न आपका आयु से पूछा है, एसआई सीआई से एक प्रश्न, चाल एवं दूरी से 2 प्रश्न, बॉड मास से 1 प्रश्न, परसेंटेज से 1, जिसमें जनसंख्या वृद्धि वाले ही प्रश्न शुरू से अब तक पूछे जा रहे हैं। एवरेज का 1 प्रश्न, एडवांस के 2 प्रश्न, जिसमें शंकु का प्रश्न पूछा गया था, शंकु और अर्धगोले का आयतन पूछा गया था। ठीक है, एलसीएम एसएफ से एक प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए, उससे पहले आपको बता दें भाई, सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। यहाँ पर हम आपको एसएससी जीडी का फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, जिसमें राकेश यादव सर के क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे और नीतू मैम की इंग्लिश की बुक मिल जाएगी, आदित्य पटेल सर, आदित्य रंजन की फॉर्मूला बुक मिल जाएगी और राकेश यादव सर का ही फॉर्मूला बुक आपको मिल जाएगी। काफ़ी सारी किताबें आपको यहाँ पर पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध हैं और एसएससी सीजीएल की लेटेस्ट जो भी आंसर की आई है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना। इसके बाद में हम आपका एसएससी जीडी के लिए बेहतरीन क्लास लेकर के आने वाले हैं। जो लेटेस्ट प्रश्न पूछे जा रहे हैं दिल्ली पुलिस और एसएससी के द्वारा, उनको हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल सुबह फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।